मेरी शादी को तकरीबन 1 साल हो गया था। मैं अपने ससुराल में बहुत खुश थी। मेरा ससुराल कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं था। सिर्फ मेरे शोहर और मेरे ससुर थे। सास पहले ही फोत हो चुकी थी और मेरे शोहर अपने माँ बाप के एक ही बेटे थे। मेरे वालिदैन इस रिश्ते पर बहुत खुश थे कि बहुत लंबा चौड़ा ससुराल नहीं होगा तो ज़्यादा मसाइल भी नहीं होंगे। मैं बहुत सारे मसाइल से बच जाऊंगी, ये सोच के बहुत खुश थी। और ये सच था कि वो दोनों बहुत अच्छे भी थे और मेरे ससुर को खाना पकाने का बहुत शौक था। जब मेरी शादी होकर आई तो मेरे ससुर नौकरी करते थे और शोहर और ससुर के काम पर जाने के बाद मैं घर पर अकेली होती थी। इसलिए अपनी तन्हाई को ख़त्म करने के लिए तरह तरह के खाने बनाती रहती थी और घर की सजावट वगैरह में लगी रहती थी। इस बात से मेरे शोहर और ससुर दोनों बहुत खुश थे। लेकिन छुट्टी के दिन मेरे ससुर खुद खाना बनाते थे कि तुम सारा हफ्ता खाना बनाती हो, आज तुम्हें खाना बनाने की छुट्टी है। मैं तो उनकी इस बात से बहुत खुश होती क्योंकि इतना ख्याल रखने वाले लोग हैं। जो कोई ये बात सुनता या देखता एक दफ़ा तो मेरी किस्मत पर रश्क करता और शायद मैं खुद को खुशकिस्मत तरीन ही समझती थी अगर वो मेरे साथ ना होता। मेरे शोहर ने नया कारोबार शुरू किया, इस वजह से उन्हें दूसरे शहर जाना पड़ जाता था। क्योंकि मेरे ससुर बहुत अच्छे थे इसलिए मुझे कभी भी मसला नहीं हुआ था और मैं खुशी खुशी शोहर को जाने की इजाज़त दे देती थी। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और कुछ माह से मेरे ससुर की पेंशन हो गई थी और वो घर पर ही होते थे और अक्सर खाना वो बना दिया करते थे। लेकिन एक दफ़ा जब मेरे शौहर दूसरे शहर गए तो मेरे पास भी करने को कोई काम नहीं था। मैंने ससुर से कहा कि मैं खाना बनाती हूँ, लेकिन मेरे ससुर नहीं माने और जिद की कि खाना तो मैं ही बनाऊंगा। मैं भी खामोश हो गई कि इतने प्यार से कह रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता। ससुर ने ही खाना बनाया और मैं खाना खाकर सो गई। और हैरत की बात यह कि मुझे लेटते ही नींद आ गई और मैंने इस चीज़ को ज़्यादा नहीं सोचा। जब मैं सुबह उठी तो मेरे कपड़ों पर गंद लगा हुआ था। मैंने इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया और ना ही मेरी ऐसी सोच थी। लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि कुछ दिन बाद ही मेरे शोहर को दूसरे शहर जाना पड़ा और वो सारा सिलसिला फिर हुआ। मेरे ससुर ने जिद करके खाना बनाया और खाना खाते ही मुझे नींद आ गई। दूसरे दिन जब सुबह उठते ही मैंने देखा मेरे कपड़ों पर गंद लगा है। अब तो मुझे तजस्सुस होने लगा कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैं जब भी खाना बनाती हूँ सब सुकून से खाना खाते और मुझे लेते ही कभी कभी नींद नहीं आई थी। क्योंकि जब मैं खाना बनाती थी तो सब सुकून से खाना खाते और मुझे लेटते ही कभी भी नींद नहीं आई थी। कि मेरी बचपन की आदत थी, मैं कुछ देर तक करवटें लेती रहती थी, इसके बाद मुझे नींद आती थी। लेकिन जो 2 दिन मुझे अचानक नींद आई उन्हीं दिनों में ससुर ने खाना बनाया था। मसला ये था कि मैं इस बात का जिक्र किसी से नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर शोहर को बताती तो कोई भी इंसान अपने बाप के बारे में गलत नहीं चुन सकता था और वो मुझे ही इल्ज़ाम देते थे। घर में और कोई भी नहीं था और माँ बाप को मैं बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं परेशान रहने लगी और ससुर से बचने की कोशिश करने लगी। लेकिन क्योंकि वो सारा दिन घर होते थे और शोहर नहीं होते थे इसलिए मुझे उन्हीं से बात करनी पड़ती थी और वो भी मुझे बस हर वक्त अपने आगे पीछे रखना चाहते थे, जो पहले तो मुझे अजीब नहीं लगता था। लेकिन अब मुझे सब अच्छा नहीं लगता था और मैं चाहती थी कि मैं उनके सामने ना आऊं। लेकिन एक घर में रहते हुए ये क्यों कर मुमकिन हो सकता था। फिर एक दिन तो इंतहा ही हो गई और मेरे शोहर को जबरदस्ती मेरे ससुर ने दूसरे शहर भेज दिया कि जाकर वहाँ का काम देख कर आओ। तो वो कहते रहे कि वहाँ कोई काम नहीं है, मेरा जाना नहीं बनता। लेकिन मेरे ससुर ने उनको डांट दिया कि तुम्हें बड़ा पता है, बार बार काम देखना पड़ता है, इस ऑफिस को भी जाकर देखो। मजबूर होकर मेरा शोहर दूसरे शहर चला गया और मेरे शोहर के जाते ही उनके चेहरे पर ऐसी चमक नजर आई जैसे उनकी कोई ख्वाहिश पूरी हो गई हो। मैंने फौरन कहा कि मैं अपनी अम्मी के घर जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे ससुर ने मना कर दिया कि मेरा बेटा भी अभी यहाँ नहीं है, तुम भी चली जाओगी तो मैं अकेला पीछे क्या करूँगा, यहीं रह जाओ, जब तक वो वापस नहीं आता फिर चली जाना। और मैं मजबूर हो गई कि मैं तो इनको कुछ कह भी नहीं सकती। लेकिन मेरे दिल में जो शक बैठ गया था वो कैसे ख़त्म हो सकता था। और उस दिन फिर मेरे ससुर ने खाना बनाया, जो कि मैंने कहा कि मुझे दिल नहीं है इसलिए मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे थोड़ा सा खिला दिया। फिर वही खाने के फ़ौरन बाद मुझे नींद आ गई और बिस्तर पर लेटते ही मैं सो गई। सुबह को देखा तो मेरे बिस्तर और कपड़ों दोनों पर गंद लगा था। मुझे ससुर पर शदीद गुस्सा आने लगा और मैंने सोच लिया कि अब मैं अपने शोहर को बता के रहूंगी। इसलिए मैंने कपड़े उतार कर उधर वॉशरूम में ही लटका दिए और सोच लिया कि अब ये कपड़े सबूत के तौर पर अपने शोहर को दिखाऊंगी। वो आए तो मैं मौके की तलाश करने लगी, उनको हकीकत बता दूं। लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा था क्योंकि मेरे ससुर हर वक्त हमारे साथ रहते थे,
रात को जब मेरे शोहर मेरे कमरे में आए तो मैंने उनको ढके छुपे अल्फाज में बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे ही डांट दिया कि तुम गलत मत सोचो, वो तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं और तुम उनके ऊपर शक कर रही हो। मैंने उनको यकीन दिलाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रहे थे। आखिरकार वो मैंने कपड़े लाकर उनको दिखा ही दिए कि ये मेरी बात का सबूत है, लेकिन उनकी आंखों पर तो बाप की मोहब्बत की पट्टी बंधी थी, इसलिए वो मेरी कोई बात पर भी मानने को तैयार नहीं थे। मैंने यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे बाप पर इल्ज़ाम लगाकर अपना कोई गुनाह छुपाना चाह रही हो। मेरा बाप रात को सो जाता है, उसे क्या मालूम क्या होता है और क्या नहीं, और तुम न जाने किसको बुला लेती हो। ऐसी बात सुनकर तो मेरे पाँव के नीचे से जमीन ही निकल गई। ये मेरे साथ क्या हो रहा है। उससे हम दोनों की बहुत शदीद लड़ाई हुई और उसके बाद मैं अपनी अम्मी के घर चली गई। 10 से 15 दिन गुजर गए। उन्होंने पलटकर खबर भी ना ली। अब तो घर में सबने मुझ पर सवाल शुरू कर दिया था कि पहले तो तुम कभी इतने दिन नहीं रह रही थी, क्या नाराज होकर आई हो। अब मैं उनको क्या बताती कि मेरे साथ क्या हुआ है। गलत भी मेरे साथ ही हुआ और मेरे शोहर ने मेरा यकीन भी नहीं किया, बल्कि मुझे ही बद किरदार समझा। लेकिन मैं इन सबको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए खामोश थी। मैं देखना चाहती थी कि अब कौन सा खेल खेलेगी जिंदगी मेरे साथ। और कुछ दिन गुजरने के बाद मेरे ससुर मुझे लेने के लिए आ गए कि बेटा इतने दिन हो गए हैं, अभी तुम घर नहीं आई, इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। घर खाली खाली लग रहा है। उनकी इस मोहब्बत पर मेरे घर वाले बहुत खुश हुए, लेकिन मैं तो उनके साथ नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मैं तो उनके बेटे से नाराज होकर आई थी। मेरे ससुर को भी शायद मालूम था कि हमारी लड़ाई हुई है, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि बेटा जो भी मसला है दोनों बैठकर हल कर लेना, इस तरह नाराज होकर बैठ जाना मसले का हल नहीं। वो समझाकर मुझे अपने साथ ले गए। मैं मजबूर थी कि वालिदैन को कुछ भी नहीं बता सकती थी, इसलिए मुझे उनके साथ जाना पड़ा। घर वापस आ गई, लेकिन मेरे शोहर का मूड ठीक नहीं हुआ। उन्होंने मुझे जता दिया कि जिस ससुर पर तुम इल्जाम लगा रही थी वही तुम्हारे घर वापस लेने आए हैं तुम्हें, वरना मैं तो तुम्हें कभी घर वापस नहीं लेकर आना चाहता था। मैंने कोई गलती ना होते हुए भी सिर्फ घर को बचाने के लिए उनसे माफ़ी मांग ली और बहुत मुश्किल से सब कुछ ठीक हुआ। अब मैं खामोश रहने लगी थी और अपने शोहर से कोई बात भी नहीं करती थी, लेकिन मेरे ससुर की वही रूटीन थी। वो शौक से खाना पकाते और अक्सर उसका खाना खाने के बाद मुझे नींद आ जाती। ये जो कुछ भी था मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूं। मैं जितनी भी कोशिश कर लेती थी मुझे नींद आ ही जाती थी। मैं किसी से बात नहीं कर सकती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आती थी। जिंदगी अजीब तर होती चली जा रही थी और जैसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था वैसी हो गई थी। मुझे अपने आप से घिन आने लगी थी कि मैं क्या थी और क्या बन बैठी हूँ। और गज़ब ये कि मैं किसी को कुछ बता नहीं सकती थी। जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। मेरे ससुर को भी मेरी आदत का अंदाज़ा हो गया था, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन खाना बनाने का सिलसिला उसी तरह जारी था। और हक और सच तो ये कि मेरे ससुर के हाथ में बहुत जायका था। जो भी एक दफ़ा उनके हाथ का खाना खा लेता उनका गर्विदा हो जाता, लेकिन मुझे तो अब उनके खाने से घिन आती थी। जिंदा रहने के लिए खाना खाना पड़ता था। 3 बंदों के घर में मैं अपने लिए अलग भी नहीं बना सकती थी। लेकिन कहते हैं कि जब इंसान बिल्कुल बेबस हो जाता है तो अल्लाह पाक वहाँ से रास्ता दिखाते हैं जहाँ से इंसान सोच भी नहीं सकता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक बहुत पुरानी दोस्त जो कि मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी और दूसरे शहर चली गई थी, अपने शोहर के ट्रांसफ़र की वजह से शहर में वापस आ गई और एक दिन बाजार में खरीदारी के दौरान अचानक उससे मुलाकात हो गई। इतने अरसे बाद दोस्त को देखकर फितरी बात है कि हमने एक दूसरे से मिलने का प्रोग्राम बना लिया और हमारा एक दूसरे के घर में आना जाना भी शुरू हो गया। वो 2 दफ़ा हमारे घर आई तो उसने मेरा और मेरे ससुर का रवैया नोट किया तो मुझसे सवाल किया कि ऐसा क्यों है। मुझे तो खुद एक सामी की ज़रूरत थी जो मेरी बात सुने। मैंने उसको सारी बातें बता दी कि मेरे साथ ये सब हुआ है। पहले तो वो बहुत हैरान हुई और उसने वादा किया कि वो इस सारे सिलसिले में मेरी मुकम्मल मदद करेगी। एक दिन जब मेरा शौहर हमेशा की तरह एक दूसरे शहर गया, मेरे ससुर ने खाना बनाया तो मैंने खाना खाने के साथ ही थोड़ा सा खाना अपनी प्लेट से निकाल कर छुपा दिया। और दूसरे दिन वही हुआ जो मेरे साथ हमेशा होता था, लेकिन मैंने वो खाना अपनी दोस्त को दे दिया और क्योंकि उसका शौहर एक साइंसदान था इसलिए वो खाना लेबॉर्ट्री में टेस्ट किया गया और वही हुआ जिसका मुझे शक था। उस खाने में नींद की दवा शामिल थी। इसी वजह से मुझे फौरन नींद आ जाती थी। एक दफ़ा तो मैंने सोचा कि मैं अपने शौहर को दिखा दूं, लेकिन फिर मुझे वही डर महसूस हुआ कि वो कहेंगे कि तुमने मेरे बाप पर इल्ज़ाम लगाया है और अब की दफ़ा वो मुझे अपनी ज़िंदगी से ही निकाल देंगे। इस डर ने मेरी जुबान पर चुपके ताले लगा दिए थे। और फिर एक दिन जब मेरा शौहर घर नहीं था, मेरे ससुर ने खाना बनाया था तो
तो मैंने अपनी दोस्त के मशवरे से वो खाना नहीं खाया, लेकिन यही जाहिर किया कि मैंने खाना खा लिया है और कमरे में जाकर लेट गई और सोती बन गई। मैं देखना चाहती थी कि आखिर मेरे सोने के बाद होता क्या है। मुझे लेटते हुए तकरीबन आधा घंटा ही हुआ था कि मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए, लेकिन मैं खामोशी से लेटी रही क्योंकि आज मुझे इस रात से पर्दा हटाना था। मैंने देखा कि मेरे ससुर मेरे कमरे में दाखिल हुए हैं। मैंने सोच लिया कि अगर वो मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा करेंगे तो मैं शोर मचा दूंगी, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि अगर मैंने शोर मचा दिया तो कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। अब तो मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा कि मैंने इस सारे राजों से पर्दा उठाने से पहले फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन क्यों ना कर दी थी। कम से कम ये सब कुछ रिकॉर्ड तो हो जाता, लेकिन जो होना था वो हो गया। अब मुझे ये देखना था कि मेरे ससुर का अगला कदम क्या होगा। इसलिए मैं खामोशी से लेटी रही। जब उनको यकीन हो गया कि मैं हकीकत में सो चुकी हूँ तो उन्होंने अपना काम करना शुरू किया और मेरी तो रूह ही कांप गई और सब देखकर। लेकिन मेरे पास अपनी बात को साबित करने के लिए कोई भी चीज़ नहीं थी, इसलिए मैं शोहर को नहीं बता सकती थी। मैंने दूसरे दिन सुबह दोस्त को फ़ोन किया और सारा कुछ उसको बता दिया। वो खुद भी ये सब सुनकर हैरान परेशान रह गई। उसने मुझे कहा कि तुम्हें ये सब कुछ अपने शोहर को बताना ही होगा, लेकिन मेरा डर मुझ पर गालिब आ चुका था। मैं शोहर को कुछ भी नहीं बता सकती थी और अब मज़ीद मैं ये सब कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैं एक बंद गली में आ गई थी। अब मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूं। मेरी दोस्त ने मेरी मदद करने की ठानी और उसने कहा कि वो खुद मेरे शोहर से बात करेगी। एक दिन मौका देखकर उसने हम दोनों को खाने पर बुला लिया और मेरे शोहर से बात शुरू की तो बात सुनकर मेरे शोहर हत्थे से अखड़ गए। मेरे शोहर उससे नाराज़ हो गए, लेकिन जब उसने आराम से कहा कि देखें, आप इस बात को जान लें, अगर मेरी बात गलत है तो बेशक आप उसे छोड़ दीजिएगा और अगर ये बात सच्ची हुई तो फिर जो आप करना चाहें कीजिएगा। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा दी थी और इतनी बड़ी शर्त के बाद मेरे शोहर को राज़ी होते ही बनी और वो भी राज़ी हो गए। अब सिर्फ ये था कि हमें कुछ ऐसा करना था कि मेरे ससुर को मालूम भी ना हो और शोहर पर उनकी हकीकत भी खुल जाए। मेरी दोस्त ने वो रिपोर्ट भी मेरे शोहर के सामने रखी जो कि मैंने खाने की बनवाई थी। शायद इस रिपोर्ट की वजह से ही उन्हें मुझ पर यकीन आया था। तकरीबन 1 हफ्ते के बाद उन्होंने अपने बाप से कहा कि उन्हें दोबारा दूसरे शहर काम के सिलसिले में जाना है। मेरे ससुर तो ये सुनकर बहुत खुश हो गए थे और उन्होंने कहा कि तुम जरूर जाओ। मेरे शोहर घर से तैयारी करके निकल गए, लेकिन अपने एक दोस्त के यहाँ चले गए और दूसरे शहर नहीं गए। हमेशा की तरह खाना मेरे ससुर ने बनाया और खाना बनाने में मसरूफ थे तो मेरे शोहर खामोशी से घर में दाखिल हुए और कमरे में छुप गए। ससुर को मालूम भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। मैंने खामोशी से खाना खाया क्योंकि मुझे मालूम था कि अभी खाना खाने के बाद मुझे नींद आ जाएगी, लेकिन मेरा शोहर मेरे कमरे में है, इसलिए मुझे कोई डर खतरा नहीं था। मैंने पेट भर के खाना खाया और हमेशा की तरह मुझे नींद आ गई। मैं कमरे में गई और अगर शोहर को बताया कि मुझे नींद आ रही है, मैं खाना खा चुकी हूँ और अब जो भी करना है आपने करना है। मैं तो बिस्तर पर लेटते ही सो गई थी और मुझे मालूम नहीं कि रात क्या हुआ, लेकिन जब मैं सुबह को उठी तो मेरे ससुर और शोहर दोनों घर पर नहीं थे। मुझे मालूम नहीं था कि वो कहाँ गए हैं। बहुत देर गुजर गई और दोनों में से कोई भी वापस नहीं आया। अब तो मुझे फिक्र शुरू हो गई। मैंने दोनों के नंबर पर फ़ोन किया। उन दोनों के नंबर बंद जा रहे थे। मेरे लिए ये सूरत हाल बहुत ख़तरनाक भी हो सकती थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि वो दोनों कहाँ हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने फ़ौरन अपनी दोस्त को फ़ोन किया और उसे सारी सूरत हाल बताई। उसने मुझे दिलासा दिया, लेकिन शाम तक उन दोनों बाप बेटे का कुछ नहीं पता चला और इस वजह से मेरा हाल बुरा हो गया था। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैंने आज खाना खाया ही क्यों। कम से कम ये तो मालूम होता कि हुआ क्या है, क्योंकि आज हमेशा की तरह मेरे कपड़ों पर गंद नहीं लगा था। मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र सताने लगी कि ऐसा क्या हुआ है। शाम से रात हो गई, लेकिन मेरे शोहर और ससुर का कुछ इल्म ना था। मेरे दोस्त बार बार कहती कि तुम्हें पुलिस में रिपोर्ट करवानी चाहिए, लेकिन मैं परेशान थी कि पुलिस को क्या बताऊंगी कि वो दोनों घर से क्यों और कैसे गायब हो गए हैं, और मैं कह भी क्या सकती हूँ कि मुझे मालूम भी ना हो कि वो कहाँ हैं। बात घूम फिर कर मुझ पर ही आ जाती, इसलिए मुझे इंतज़ार करना था। लेकिन इस बात को 2 दिन गुजर गए और मेरे शोहर और ससुर का कोई अता पता नहीं था। मजबूरन मुझे अपने भाई को फ़ोन करके सारी सूरत हाल बताना पड़ी। मेरे भाई फ़ौरन आ गए और जब उन्हें सारी बात मालूम हुई उन्होंने मुझे शदीद डांटा कि तुम्हें ये बात पहले बताना चाहिए थी। उनका कोई दोस्त पुलिस में था, उन्होंने उसको एहतमाद में लेकर और कुछ बातें
हदफ करके और सारी बात उनको बता दी। पुलिस के अपने जराए होते हैं और न जाने पुलिस ने फ़ोन ट्रेस किया या कोई और सुराख ढूंढा, लेकिन रात को मेरे शोहर और ससुर दोनों आ गए। मेरे शोहर बेहोश थे और मेरे ससुर अजीब व गरीब बातें कर रहे थे, जैसे उनका दिमाग उनके कंट्रोल में ना हो। मैं तो ये सूरत हाल देखकर बहुत परेशान हो गई थी। भाई ने मुझे दिलासा दिया कि उनको अभी डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो सारी सूरत हाल मालूम हो जाएगी। जब वो डॉक्टर के पास लेकर गए तो मालूम हुआ कि मेरे शोहर को बेहोशी की दवा दी गई है और मेरे ससुर का किसी दवा के जरिए माइंड कंट्रोल किया गया है। बड़ी मुश्किल से वो दोनों इस चीज़ के चुंगल से निकले और पुलिस अपना काम करके वापस चली गई। लेकिन अब मुझे तजस्सुस था कि ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ। मैंने उन दोनों से सीधे सीधे सवाल कर लिए, ये सब क्या था? तो मेरे शोहर ने बताया कि जैसे तुमने बताया था वैसे ही तुम्हारे सोने के बाद कुछ देर के बाद अबू कमरे में दाखिल हुए। उनका अजीब सा हुलिया देखकर मुझे खौफ महसूस होने लगा और जैसे ही वो तुम्हारे बिस्तर के करीब गए मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उनको आवाज़ दी। वो मेरी बात सुनकर परेशान हो गए और इससे पहले कि मैं उनसे कुछ पूछता मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई और भी हो। इससे पहले कि मैं मुड़कर देखता मुझे अपनी गर्दन पर सुई चुभती हुई महसूस हुई और इसके बाद मुझे कुछ होश नहीं था। मैंने ससुर से पूछा कि आप ही बताएं ये सब क्या सिलसिला है, क्योंकि अब कहानी आपके हाथ में है। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा मुझे खुद मालूम नहीं हुआ कि मेरे साथ हो क्या रहा है। सिर्फ ऐसे हुआ कि तुम्हारी और मेरे बेटे की कोई औलाद नहीं थी और शादी को 2 साल होने वाले हैं, अभी तक कोई औलाद नहीं है। पर मैं कोई औरत तो हूँ नहीं जो इस मौजू पर तुमसे बात करे। मैंने एक दफ़ा दोस्तों में बैठे हुए इस बात का जिक्र किया तो मेरे दोस्त ने बताया कि कोई डॉक्टर हैं जो कि आमिल भी हैं और उनसे अगर तुम दवाई लेकर अपनी बहू को दोगे तो उसकी औलाद हो जाएगी। मैं तो बस औलाद की खातिर इस आदमी के पास गया था और जिस तरह वो कहता रहा मैं करता रहा था कि नींद की दवाई खाने में मिला दिया कर, और इसके बाद वो मुझे मुख्तलिफ अमल बताता रहा तो वो मैं करता रहा। कभी तुम्हारे ऊपर से घुमाकर तुम्हारे हाथों से मुर्गी ज़िबा करवानी थी तो कभी कबूतर, क्योंकि तुम बेहोश होती थी तो तुम्हारा हाथ पकड़कर ये काम मैं खुद ही करता था। और जो अजीब व गरीब चीज़ें वो मुझे बताता रहा और मैं भी अपनी औलाद की खुशी की खातिर करता रहा। कभी कभार तो मुझे महसूस होता कि मेरे दिमाग किसी के कंट्रोल में है और मैं वो सब नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी मुझसे खुद ब खुद सब होता चला जा रहा था। और जिस रात मेरे बेटे ने मुझे आवाज़ दी उस रात आखिरी अमल था और वो इस आमिल ने खुद करना था, लेकिन मेरे बेटे ने जैसे ही मुझे आवाज़ दी मैं वापस पलटा और इसके बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिमाग किसी के कंट्रोल में चला गया हो और अब उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। कहानी फिर अटक गई थी, लेकिन अब हमारे हर सवाल का जवाब इस डॉक्टर के पास था। इसलिए मैं अपने ससुर और शोहर को लेकर उस डॉक्टर के पास चली गई। मेरे भाई ने फौरन अपने पुलिस वाले दोस्त को भी इस सारे मामले की इतला दे दी और पुलिस भी पहुंच गई। जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया तो उसने बताया कि वो हकीकत में सिर्फ काले जादू का माहिर है। डॉक्टर का नाटक इसलिए करता है कि पढ़े लिखे लोग जादूगरों के पास नहीं आते। और जिस रात मेरे शोहर मेरे कमरे में था इस आखिरी अमल था और वो खुद कमरे में भी मौजूद था। उसने बताया कि इस आखिरी अमल से मेरी रूह उसके कब्जे में चली गई थी और मेरी जो भी औलाद होती वो इसी के कब्जे में होती, लेकिन शायद मेरी और मेरे शोहर की नीयत साफ थी, इसलिए अल्लाह ने आखिरी लम्हात में हमारी मदद कर दी और हम इतने बड़े मसले से बच गए। और मेरे ससुर और शोहर को वो साथ लेकर गया था, उनकी कुर्बानी देना थी ताकि जो अमल अधूरा रह